Good morning, good afternoon, good evening. दोस्तों, केविन लोपेज बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर। स्टैंडर्ड 11th ज्योग्राफी प्लेलिस्ट आप लोग हमारे इस पोडियम से देख रहे हैं। चैप्टर है चैप्टर 7, दैट इज लैंडफॉर्म एंड देयर एवोल्यूशन। सब टॉपिक जो आज हम कवर करने वाले हैं दैट इज ग्लेशियर्स। व्हाट एग्जैक्टली आर ग्लेशियर्स? इसे कुछ लोग इसका प्रोनाउंसिएशन ग्लेशियर्स भी करते हैं, ग्लेशियर भी करते हैं, एंड सो ऑन। सो लेट अस अंडरस्टैंड वन थिंग मोस्ट इंपॉर्टेंटली। ग्लेशियर्स आर लार्ज masses of ice moving over the surface of the earth in form of sheets. इसे आसान भाषा में अगर मैं बताऊं तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं, बर्फ की कुछ विशाल चादरें जो सिर्फ एक स्नोफॉल के कारण वहाँ पे मौजूद नहीं हुई है, दे आर एक्चुअली लाइव, दैट मीन्स दे आर मूविंग। ये जो ग्लेशियर्स होते हैं इनका एक लीनियर फ्लो रहता है, इनका जो डायरेक्शन रहता है, डायरेक्शनल फ्लो रहता है, इट इज लीनियर। आई मीन ये माउंटेन्स के स्लोप्स अक्सर देखा गया पहाड़ों की लाइक तल के साइड से, जहाँ निचले इलाके रहते हैं, स्लोप रहता है, थोड़ा सा झुकाव, कि वहाँ से होते हुए वैलीज में, थ्रो लाइक वैलीज में बहते हैं। सो यू कैन जस्ट इमेजिन अ लार्ज शीट ऑफ आइस मूविंग वेरी स्लोली विद इन अ वैली, बट ये ऊपरी तौर पे एक फ्लो दिखता है हमें। डीप डाउन इनसाइड every glacier or glacier has its own side effects. इसके कुछ दुष्प्रभाव रहते हैं। ये जो स्लो मोमेंट रहता है, सबसे पहले इसको समझिए। इट इज एट अ वेलोसिटी ऑफ जस्ट अ फ्यू सेंटीमीटर्स टू अ फ्यू मीटर्स पर सीजन या पर ईयर। अर्थात इस मूवमेंट की जो गति रहती है वो कुछ सेंटीमीटर से लेके कुछ मीटर पर ईयर के हिसाब से सीमित रहती है। लेकिन इसके पीछे ताकत क्या है जो इस फ्लो को कन्वल्केट कर रही है? वो पावर क्या है दैट इज इम्प्रेग्नेटिंग दिस फ्लो? So let's understand, this is the sheer power of simple gravity. वो गुरुत्वाकर्षण होता है जिस कारण से जाहिर सी बात है एक भारी सी चीज़ स्लोप रहेगा तो नीचे सरकेगी। इन द सेम वे आप में से कितने लोग लाइक बेंच पे बैठे बैठे फिसले हैं? इन द सेम सेंस यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो ग्रेविटी, जो गुरुत्वाकर्षण का पावर होता है, दैट एक्चुअली गोज अहेड एंड हेल्प्स अ ग्लेशियर इन दिस मूवमेंट। अब ये जो ग्लेशियर होता है, ये मैंने आपको बताया लार्ज मासेस ऑफ आइस रहता है। तो प्रॉब्लम यहाँ शुरू हो जाती है दोस्तों। ये चैप्टर हमें बता रहा है डिफरेंट इरोजनल लैंडफॉर्म्स एंड ऑल। अब यहाँ पर हम सरफेस इरोजन के बारे में सीख रहे हैं, तो यहाँ ग्लेशियर्स आ रहे हैं और यहाँ पे इरोजन किस तरीके से होता है। तो अक्सर ये देखा जाता है ग्लेशियर्स कुछ फीट से लेके लगभग आधे किलोमीटर की हाइट तक हो जाते हैं। एंड फ्रेंड्स, यहाँ प्रॉब्लम होती है। व्हेन द मास इंक्रीजेस द प्रेशर एक्सर्टेड बाय इट ऑल्सो इंक्रीजेस। इस चीज़ के कारण, इस प्रेशर के कारण जो अंडरलेइंग बेडरॉक रहता है, जो नीचे की सतह रहती है जिस पे ग्लेशियर मूव करता रहता है, वहाँ पे एक ट्रिमेंडस इरोजनल फिनोमिना, एक इरोजनल इफेक्ट चलता रहता है। It is just due to this sheer weight of a glacier that this erosion takes place. क्योंकि होता ये है कि large boulders, विशालकाय लाइक पत्थर के टुकड़े इस मूवमेंट के साथ मूव होने लगते हैं। The debris, the collected things at the edge of the glacier slowly tend to move sidewards. Coriolis जो लॉ होता है फिजिक्स में, आपने देखा होगा, मूविंग वाटर या मूविंग किसी भी चीज़ को अगर आप मूव कर रहे हैं, सो द सब्सटेंसेस दैट डायरेक्टली लाई इन फ्रंट ऑफ इट टेंड टू मूव एट द साइड्स।
उस कारण से जो मटेरियल होता है दैट एक्चुअली क्रिएट्स एन एब्रेजन और प्लकिंग of the bedrock as well as the rock that is like primarily present at the edges of the glacier or the valley. अब यहां पे क्रिएट होता है असली डैमेज. दिस इज एक्चुअली द इरोजन दैट इज क्रिएटेड. अब ये इरोजन इतना स्ट्रांग रहता है फ्रेंड्स कि सदियों बीत जाने पे आपको हाई माउंटेन्स भी लो हिल्स के फॉर्म में दिखने लगते हैं. So this is all about the surface erosion that a glacier causes. Still अगर कोई डाउट्स है नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करना मत भूलें. This is Kevin Lopez signing off. Thank you very much. I'll see you again. Take care.